अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इको 402 के लेक्चर नंबर 15 को देखेंगे, जो कि हमारे पास कंटिन्यू टॉपिक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, रिड्यूसिंग रिस्क की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज रिड्यूसिंग रिस्क के बारे में, यानी कि कंपनीज और कंज्यूमर्स रिस्क को कैसे कम करते हैं। सो रिस्क कम करने के 3 तरीके हैं। एक तो डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा इंश्योरेंस लेना और तीसरा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक ही बिजनेस या एक ही काम पर डिपेंड ना रहें, बल्कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ करना, ताकि रिस्क कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक फर्म 2 प्रोडक्ट्स बेच सकती है, जैसे कि एयर कंडीशनर्स और हीटर्स, यानी एसी और हीटर्स जो होते हैं। और वेदर 2 टाइप्स का हो सकता है। एक तो हॉट वेदर होता है, गर्मियों का मौसम, दूसरा कोल्ड वेदर, जो ठंडा मौसम होता है, सर्दियों वाला। दोनों के चांस क्या है? 50% है। अगर फर्म सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचे, जैसे कि सिर्फ एसी बेचे, तो हॉट वेदर में तो प्रॉफिट होगा $30,000 और कोल्ड वेदर में लॉस होगा कितना? 12,000। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में जो है वो एसी की ज़रूरत नहीं होती। अगर सिर्फ हीटर बेचा जाए, हॉट वेदर में लॉस 12,000 होगा, ठीक है, हीटर का, और कोल्ड वेदर में प्रॉफिट 30,000 होगा। सो इस केस में इनकम अनस्टेबल होती है, यहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। एक्सपेक्टेड इनकम कैसे निकालते हैं? यानी एवरेज इनकम जो है वो 1/2 का मतलब हाफ की बात हो रही है ना, हाफ ऑफ चांसेस होते हैं, यानी 50% चांस है। तो 1/2 मल्टीप्लाई हम 12,000 से करेंगे, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 30,000। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट दोनों के लिहाज से। सो यहाँ पे जब हम इनको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास $21,000 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्म डाइवर्सिफिकेशन करे, यानी दोनों एसी और हीटर दोनों को बेचे, तो हॉट वेदर में एसी जो है वो $15,000, हीटर $6,000, टोटल कितना बन जाएगा? 21,000 जो है वो डॉलर बन जाएगा। कोल्ड वेदर में एसी $6,000, हीटर $15,000 और टोटल फिर भी $21,000 बनता है। सो रिजल्ट क्या निकलता है? दोनों सिचुएशंस में इनकम सेम, यानी कि $21,000 बन रही है। तो इसका मतलब रिस्क ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, सो याद रखिएगा, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड करना, ताकि लॉस का रिस्क कम हो जाए और इनकम स्टेबल रहे। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। देखिए, इसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कैसे कम होता है और इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट और रिस्क कैसे रिड्यूस होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में लोग डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कैसे कम करता है। याद रखिएगा, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अपना पैसा सिर्फ एक कंपनी के शेयर्स में ना लगाना, बल्कि डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना। जिसके एग्जांपल है कि अगर आप सिर्फ एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, अगर वो कंपनी लॉस में चली जाए तो आपका पूरा नुकसान हो सकता है, रिस्क ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, कुछ कंपनीज प्रॉफिट में होती हैं और कुछ लॉस में होती हैं, ओवरऑल लॉस कम हो जाता है। क्लियर? सो क्या डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है? नहीं, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम यानी कि रिड्यूस करता है, लेकिन कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करता, यानी मुकम्मल ख़त्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि मार्केट क्रैश हो सकता है और इकॉनमी स्लो हो सकती है, और जो है वो सारे स्टॉक्स एक साथ डाउन हो सकते हैं, इसलिए कुछ रिस्क हमेशा रहता है। क्लियर? इसके बाद आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट रिस्क को अवॉइड करने से रिलेटेड है, यानी रिस्क एवर्स लोग जो है, ये कौन से होते हैं? ऐसे लोग जो लॉस से बचना चाहते हैं और वो थोड़ा पैसा देकर इंश्योरेंस ले लेते हैं। अगर इंश्योरेंस का कॉस्ट एक्सपेक्टेड लॉस के बराबर हो तो लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, ताकि अगर लॉस हो भी जाए तो कवर हो जाए। क्लियर? जैसे कि एक हाउस बर्गलरी यानी चोरी का चांस जो है 10% है, नो बर्गलरी का चांस जो है वो 90% है। तो अगर इंश्योरेंस ना हो तो जो बर्गलरी हो भी जाए, यानी चोरी हो भी जाए, तो वेल्थ जो है वो $40,000 होगी, और अगर चोरी ना हो तो वेल्थ जो है वो $50,000 होगी। इनकम रिस्की है, यानी कि अनसर्टेन है। अगर इंश्योरेंस होगी तो दोनों केसेस में वेल्थ $49,000 होगी, यानी इनकम स्टेबल हो जाती है और रिस्क ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो इंश्योरेंस से जो है वो पैसा ट्रांसफ़र होता है, यानी लॉस का रिस्क शेयर होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्निटी यानी कि सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि लॉस होने पर जो टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। सो याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है, लेकिन ख़त्म नहीं करता। इंश्योरेंस रिस्क को ट्रांसफ़र करता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। रिस्क एवर्स लोग हमेशा इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या है। देखिए, इस लॉ का सिंपल मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक सिंगल इवेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन जब बहुत सारे सिमिलर इवेंट्स हों तो उनका एवरेज रिजल्ट प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे कि कोइन टॉस ले लो। अगर आप एक कोइन को जो है वो सिर्फ एक दफ़ा टॉस करोगे तो रिज़ल्ट रैंडम होगा, हेड आएगा या टेल, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन अगर आप कॉइन को 1000 दफ़ा टॉस करोगे तो एवरेज रिजल्ट प्रिडिक्टेबल हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% हेड आएगा और 50% जो है वो टेल आएगा। ठीक है, इसी तरह कार एक्सीडेंट की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ड्राइवर का एक्सीडेंट होना या ना होना अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को पता नहीं होता इस चीज़ का। लेकिन अगर 1000 ड्राइवर्स का डाटा देखें तो एक्सीडेंट का एवरेज रेट प्रिडिक्ट किया जा सकता है। क्लियर। सो मान लो 10% चांस है कि घर में बर्गलरी हो जाए तो लॉस $10,000 होगा। ठीक है, और इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा, इसका मतलब है कि हर पर्सन का एवरेज एक्सपेक्टेड लॉस यानी कि $1000। ठीक है, अब हम 100 लोगों का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर 100 लोग सेम रिस्क फेस करते हैं, जैसे टोटल एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो 100 है और डॉलर जो कि आपके पास आपने ऊपर पढ़ा था वो 1000 एक्सपेक्टेड लॉस है, 100 को $1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास $1,00,000 बन जाएगा। सो इंश्योरेंस कंपनी अगर हर पर्सन से $1000 प्रीमियम ले तो टोटल फंड कितना बनता है, $1,00,000 बनता है। सो इस फंड से लॉसेस जो है वो कवर हो जाते हैं। क्लियर। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल फेयरेंस क्या है। देखिए, जब इंश्योरेंस प्रीमियम हो तो मतलब एक्सपेक्टेड लॉस होगा, इसका मतलब है कि जो रिस्क है उसी के बराबर पेमेंट ली जा रही है, ना ज़्यादा ना कम। इसको कहते हैं फेयर इंश्योरेंस सिस्टम। ठीक है, सो आपने याद रखना है सिंगल इवेंट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं लेकिन लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स का एवरेज प्रिडिक्टेबल होता है, और इंश्योरेंस कंपनीज इसी लॉ को यूज़ करती हैं। एक्चुअल फेयरनेस का मतलब है प्रीमियम यानी कि एक्सपेक्टेड लॉस। सो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स इंश्योरेंस को पॉसिबल बनाता है क्योंकि बहुत से लोगों का रिस्क कंबाइन होकर प्रिडिक्टेबल बन जाता है। क्लियर बच्चों। अब हम आ जाते हैं टाइटल इंश्योरेंस एंड वैल्यू ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे टाइटल इंश्योरेंस व्हेन बाइंग अ हाउस एंड सेकंड जो है वो वैल्यू ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन की वैल्यू। ठीक है, देखिए टाइटल इंश्योरेंस पे यानी जब हम कहते हैं कि एक घर की प्राइस जो है वो $2,00,000 है लेकिन 5% चांस है कि सेलर असल में उस घर का ओनर ही ना हो, यानी थोड़ा सा रिस्क है कि लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। सो रिस्क न्यूट्रल बायर, देखिए रिस्क न्यूट्रल बायर वो होता है जो रिस्क से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, वो सोचता है एवरेज सिचुएशन क्या होगी, वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से पे करेगा। ठीक है, इसके बाद रिस्क एवर्स बायर, यानी रिस्क एवर्स बायर रिस्क से डरने वाला होता है, वो अनसर्टेनिटी नहीं लेना चाहता, इसलिए वो कम प्राइस देने को रेडी होता है। वो सोचता है अगर प्रॉब्लम हो गई तो बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टाइटल इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या होगा। देखिए टाइटल इंश्योरेंस मतलब कि लीगल ऑनरशिप का रिस्क कवर करता है और बायर को सेफ फील करवाता है। इससे हाउस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है क्योंकि रिस्क रिड्यूस हो जाता है। सो बायर ज़्यादा प्राइस देने को रेडी होता है, सो इंश्योरेंस की वजह से। क्लियर। सो याद रखिएगा टाइटल इंश्योरेंस जो है वो रिस्क को कम करता है, बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रॉपर्टी की इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं वैल्यू ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट था वो यही था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वैल्यू। मतलब अगर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो डिसीजन बेटर होता है, यानी एक स्टोर मैनेजर को डिसाइड करना है कि कितने सूट ऑर्डर करें तो ऑप्शंस होंगे उसके पास। 100 सूट्स जो है वो ऑर्डर करें तो मतलब कॉस्ट $180 पर सूट होगी। अगर 50 करेगा तो कॉस्ट जो है वो $200 पर सूट होगी। अगर सेलिंग प्राइस में देखा जाए तो $30 पर सूट, सेलिंग प्राइस देखें तो $300 पर सूट होगी। ठीक है, सो जो सूट सेल नहीं होते उनको हाफ प्राइस पर रिटर्न किया जा सकता है। हर सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% होती है। सो मैनेजर को नहीं पता कितने सूट सेल होंगे, इसलिए डिसीजन रिस्की होगा। ठीक है, अगर मैनेजर को पहले से पता होता कि कितना डिमांड होगा वो प्रेफर क्वांटिटी ऑर्डर करता, प्रॉफिट मैक्सिमम होता और लॉस 0 या मिनिमम होता। ठीक है, सो याद रखिएगा वैल्यू ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला प्रॉफिट माइनस अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन वाला प्रॉफिट। क्लियर। अगर हमें सब कुछ पहले से पता हो तो हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं और जो है वो लॉस कम होता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे द डिसीजन टू इंश्योरेंस की। देखिए आज हम ये देखेंगे कि स्टोर ओनर या मैनेजर इंश्योरेंस या अनसर्टेन डिसीजन कैसे लेता है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की क्या वैल्यू होती है। जैसे कि एक स्टोर मैनेजर को फाल सूट्स ऑर्डर करने हैं, दो सिचुएशंस हो सकती है, 50 सूट्स डिमांड और 100 सूट्स डिमांड। प्रोबेबिलिटी दोनों की 50% है। ठीक है, सो अगर 50 सूट्स डिमांड हो तो अगर मैनेजर 50 सूट्स जो है वो ख़रीदे तो प्रॉफिट $5,000 होगा। अगर 100 यूनिट्स ख़रीदे तो प्रॉफिट $1,500 होगा। सो अगर 100 यूनिट्स डिमांड हो और अगर इन जो 50 सूट्स ख़रीदे प्रॉफिट $5,000 और अगर 100 सूट्स ख़रीदे तो प्रॉफिट $12,000। ठीक है, सो इस तरह जो देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है बाय 50 सूट्स, प्रॉफिट दोनों केसेस में सेम है यानी 5,000 स्टेबल बट लिमिटेड प्रॉफिट है। जबकि ऑप्शन 2 बाय 100 सूट्स में कभी जो है वो प्रॉफिट $1,500 बन रहा है और कभी जो है वो $1,200 बन रहा है।
ठीक है, यानी कभी लॉस रिस्क है, कभी हाई प्रॉफिट है। सो एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, $6,750 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम रिस्क बिहेवियर देखते हैं कि रिस्क न्यूट्रल पर्सन, देखिए वो एवरेज प्रॉफिट देखता है, इसलिए वो चूज़ करेगा कि 100 यूनिट्स लेने हैं। ठीक है, और रिस्क एवर्स पर्सन में जो है वो लॉस से डरता है, इसलिए वो चूज़ करेगा 50 सूट्स। सो अगर मैनेजर को पहले से पता हो कि कब 50 डिमांड होगी, कब 100 डिमांड होगी, तो वो परफेक्ट डिसीजन लेगा हर सिचुएशन में। और एक्सपेक्टेड वैल्यू विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब $8,500 बन जाएगी। ठीक है, सो अगर इन्फॉर्मेशन ना हो और मैनेजर 100 सूट्स चूज़ करे तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट $6,750 बन सकती है, और वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो $1,750। सो याद रखना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने से बेटर डिसीजन होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, रिस्क रिड्यूस होता है, और इसलिए मैनेजर जो है $1,750 तक पे करने को रेडी होगा किसी मार्केटिंग स्टडी या रिसर्च के लिए। क्लियर। यहाँ पर एक हमारे पास एग्जांपल भी है पैक्ड मिल्क डिमांड की। देखिए पर कैपिटा पैक्ड मिल्क का कंजम्पशन टाइम के साथ कम हो गया है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए जो है वो मिल्क प्रोड्यूसर्स ने मार्केट रिसर्च की। सो मार्केट रिसर्च का मतलब होता है कि कस्टमर्स की डिमांड और बिहेवियर को स्टडी करना। क्लियर। सो आगे हम फाइंडिंग्स पर आ जाते हैं। देखिए रिसर्च से कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आई हैं कि जैसे कि सीजनल डिमांड, पैक्ड मिल्क की डिमांड सीजन पर डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा डिमांड समर में होती है। ठीक है। प्राइस सेंसिटिविटी यानी एक प्राइस जो है वो इलास्टिसिटी नेगेटिव और स्मॉल है। ईपी प्राइस सेंसिटिविटी, देखिए ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव और स्मॉल है, मतलब प्राइस चेंज का डिमांड पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। थर्ड नंबर पर इनकम इफेक्ट यानी ईआई जो है वो पॉजिटिव और लार्ज है, मतलब जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो मिल्क की डिमांड भी बढ़ती है। फोर्थ नंबर पर एडवर्टाइजिंग इफेक्ट है, यानी एडवर्टाइजिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट समर में होता है। इस सीज़न में एड्स ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ करती हैं। सो रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, जो कराची में जब एडवर्टाइजिंग को इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्लान किया गया तो सेल्स इंक्रीज़ हुई जो है वो 4 लाख रुपए में, और प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 9%। ठीक है। सो याद रखिएगा मार्केट रिसर्च की कॉस्ट कम थी और जो है वो लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा निकला। क्लियर। सो असेस्ड हमारे पास क्या होता है, असेस्ड वो चीज़ होती हैं जो ओनर को इनकम या सर्विसेज देती है। ये इनकम जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट इनकम होती है यानी कि एक डायरेक्ट इनकम होती है, दूसरी इनडायरेक्ट इनकम होती है। कैपिटल गेन क्या होता है, जब किसी असेस्ड की वैल्यू बढ़ जाए तो उसे कहते हैं कैपिटल गेन। और कैपिटल लॉस क्या होता है, जब वैल्यू कम हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस कहेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं रिस्की वर्सेस रिस्कलेस असेस्ड। रिस्की असेस्ड क्या होते हैं, देखिए ऐसे असेस्ड जिनकी इनकम अनसर्टेन होती है, मतलब फ्यूचर इनकम जो है वो गारंटी नहीं होती उसकी, मतलब फ्यूचर इनकम की गारंटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्टॉक शेयर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी रेंट, कैपिटल गेंस। ठीक है। इसके बाद रिस्कलेस असेस्ड क्या होते हैं, ऐसे असेस्ड जिनकी इनकम फिक्स्ड और सर्टेन होती है, मतलब रिटर्न गारंटी होती है उसकी। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गया, सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स आ गया। ठीक है। सो याद रखिएगा बिजनेस इंफॉर्मेशन यूज़ करके डिमांड समझते हैं, और इन्वेस्टर्स जो है वो रिस्क को समझकर रिस्की या सेफ असेस्ड चूज़ करते हैं। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं असेस्ड रिटर्न्स पर। देखिए असेस्ड रिटर्न्स क्या होता है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न में फ़र्क क्या है, रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप क्या है, तो हम ये देखेंगे सारी चीज़ें। देखिए असेस्ड रिटर्न क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी असेस्ड से मिलने वाली टोटल इनकम उस असेस्ड के प्राइस के मुकाबले में। ठीक है, तो वो क्या होता है, असेस्ड रिटर्न होता है, यानी आपने जो पैसा लगाया उसके बदले कितना प्रॉफिट मिलेगा, यही असेस्ड रिटर्न होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं ये भी अपने अच्छे से देखने होंगे। फॉर एग्जांपल असेस्ड से इनकम आपको 1000 पर ईयर डॉलर लग रही है, तो प्राइस ऑफ असेस्ड भी आपकी $1000 है। ठीक है। सो इसका मतलब असेस्ड का रिटर्न 10% है। रियल रिटर्न क्या होता है, रियल रिटर्न का मतलब होता है नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइसेस का बढ़ना, यानी महंगाई को कहते हैं। सो अगर आपको रिटर्न 10% है और इन्फ्लेशन 3% है, तो हम रियल रिटर्न कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 3 कर देंगे तो 7% रियल रिटर्न निकल आएगा। एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रिटर्न क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब वो रिटर्न जो हम एवरेज में एक्सपेक्ट करते हैं, यानी फ्यूचर का एस्टिमेट लगाकर। एक्चुअल रिटर्न वो रिटर्न जो हकीकत में मिलता है हमें। ठीक है। सो रिस्क और रिटर्न का रिलेशन क्या होता है, ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा रिस्क, कम रिटर्न। ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट देती है लेकिन लॉस का चांस भी ज़्यादा होता है, इसको कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न आरपी तब बढ़ता है जब रिस्क बढ़ता है, मतलब अगर आप ज़्यादा रिस्क लो तो ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, और अगर आप सेफ ऑप्शन लो तो रिटर्न कम होता है। क्लियर। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, मतलब हर इन्वेस्टर को रिस्क और रिटर्न के दरमियान बैलेंस करना पड़ता है।
क्लियर। सो याद रखिएगा, इन्वेस्टर को हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लेना होता है कि वो कितना रिस्क लेकर कितना रिटर्न चाहता है। ठीक। सो आगे हम आ जाते हैं जैसे कि चूजिंग बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न की तरफ आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बजट लाइन दिखाई हुई है, ठीक है, और ये U1 U2 U3 दिखाया हुआ है। U2 इज़ ऑप्टिमल चॉइस ऑफ दोज ऑब्टेनेबल सिंस इट गिव्स द हाईएस्ट रिटर्न फॉर अ गिवन रिस्क एंड इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं द चॉइसेस ऑफ टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स की। थ्योरी समझ आ गई तो आपको डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।